आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं झारेंद्र कुमार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ क्लास 12th के हिंदी बुक आरोह भाग 2 के चैप्टर 2 पतंग, जिसके रचनाकार आलोक धनवा जी हैं। तो सबसे पहले हम आलोक धनवा जी के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं, उसका सामान्य परिचय देख लेते हैं। तो आलोक धनवा जी, इनका जन्म सन 1948 ईस्वी मुंगेर बिहार में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1948, लेकिन इसका डेट है 2 जुलाई 1948, 2 जुलाई 1948 को, जो मुंगेर जनपद है ना, बिहार के मुंगेर जनपद के बेलबिहमा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलबिहमा गांव में हुआ था। ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाओं में हम देख सकते हैं, ये पहली कविता भी है और जनता का आदमी, जो 1972 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद इन्होंने भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, दुनिया रोज बनती है, इस प्रकार से अनेक रचना किए हैं। इनकी कविताओं में इसके अलावा आम का पेड़, नदियां, पतंग, कपड़े के जूते, नींद, शरीर, ये इत्यादि कविताओं का रचना इन्होंने किया है। किसने किया है? आलोक धनवा जी ने। आलोक धनवा जी जो है, बहुत ही कम उम्र से कविता लिखना प्रारंभ कर दिए थे। इनकी जो कविताएं हैं बहुत ज्यादा नहीं थी, फिर भी से ये जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए। आलोक धनवा जी की भाषाओं में हम देख सकते हैं कि इनकी जो भाषाएं हैं वो साहित्यिक खड़ी बोली है। वो साहित्यिक खड़ी बोली का सबसे ज्यादा प्रयोग किए हैं। ठीक है। यह जो पतंग पाठ है वो दुनिया रोज बनती है नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। जो कविता जो है बहुत बड़ी है, तो उस कविता के तीसरे भाग को, जो उस कविता का तीसरा भाग है, उसको इस चैप्टर में दिया गया है। ठीक है। तो पतंग चैप्टर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। सबसे तेज पौछारी गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियां, किलकारियां और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। ठीक है। तो ये है पतंग चैप्टर का पहला जो पद्यांश है। ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले इसका संदर्भ अगर देखना चाहें तो संदर्भ में हम लिख सकते हैं, संदर्भ में हमको लिखना होता है पाठ का नाम और उस कवि के कवि का नाम लिखना होता है। ठीक है। तो हम यह लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में दिया गया है, जिसके कवि आलोक धनवा जी हैं। ठीक है। यह कविता संग्रह दुनिया रोज बनती से है, दुनिया रोज बनती है से लिया गया है। ठीक है। इस कविता का शीर्षक क्या है? पतंग है। इतना लिख सकते हैं हम। इसके प्रसंग अगर हमको लिखना है तो हम प्रसंग में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत कविता में वर्षा के बाद की ऋतु, शरद ऋतु के प्रकृति के बारे में वर्णन किया है। मतलब जो वर्षा ऋतु के बाद में जो शरद ऋतु आती है, उसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है उसके बारे में इन पंक्तियों में वर्णन किया गया है। ठीक है। तो ये तो हुआ इनका संदर्भ और ये प्रसंग। अब इस पद्यांश का हम सार देख लेते हैं, उसके बाद हम भावार्थ देखेंगे। इस पद्यांश का सार ये होगा कि ये प्रस्तुत कविता जो है, पाठ जो है वो का नाम पतंग है, जो आलोक धनवा जी के एकमात्र कविता संग्रह दुनिया रोज बनती है से लिया गया है। यह जो कविता बहुत लंबी है, तो इसके कारण से इसके जो तीसरा भाग है उसको इस चैप्टर में दिया गया है। प्रस्तुत कविता पाठ में शरद ऋतु की चमक,
और उसकी सुंदरता का चित्रण किया गया है, यह हम लिख सकते हैं इसमें। और किस प्रकार से बच्चे जो है इस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठाते हैं, उसके बारे में हम इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब प्रस्तुत करते हैं इसका व्याख्या। इसका व्याख्या क्या होगा, देखते हैं। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। कविवर जो आलोक धनवा जी हैं, वो कहते हैं कि सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। भादो मतलब होता है हिंदी महीने का भाद्र मास। कवि कह रहे हैं कि यह भादो मास, जो भाद्र मास है, वो चला गया है। सबसे तेज बौछारे गई, और उसके साथ साथ में ये जो बारिश होती है ना, जो तेज बारिश होती है, वो भी चली गई है। यह भाद्र मास जो है किसको बोलते हैं, आप सबको पता होगा। इस समय गणेश जी का स्थापना किया जाता है। भाद्र मास के शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का स्थापना किया जाता है। तो वही महीना है, या जो भादो मास है वो भाद्र मास है वो। ठीक है, तो कई बार आलोक धनवा जी कहते हैं कि ये जो बारिश का महीना है वो चला गया है। किसके साथ, भादो महीने के जाने के साथ साथ, मतलब भादो के बाद जो है बारिश जो है रुक जाती है। उसके बाद क्या होता है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए। कविवर ये बोल रहे हैं कि खरगोश की आंखों के समान ये लाल सवेरा लिए हुए ये जो शरद ऋतु है, वो लालिमा लिए हुए आ रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो खरगोश की आंखें हों, खरगोश की आंखों के समान लाल लाल दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से शरद ऋतु की सुंदरता हमको देखने को मिल रही है। शरद आया फूलों को पार करते हुए, इस प्रकार शरद आया है। और कैसे आया है, फूलों को पार करते हुए। फूलों को पार करते हुए का मतलब होता है कि जैसे ये वर्षा ऋतु जो है खत्म होती है, समाप्त होती है, तो उसके बाद ये शरद ऋतु आ जाता है। तो जब बरसात होती है तो अनेक नदियों में उफान आ जाती है और बाढ़ें आ जाती है ना, तो उसको पार करके आना पड़ता है। अगर कम पानी है तो पार करना पड़ता है, अगर ज्यादा पानी है तो हम उसको पार नहीं कर पाते। तो उसी को पार करते हुए, वहां से निकल करके, उन पुलों को पार करते हुए ये जो शरद ऋतु है वो आया हुआ है। फिर आगे क्या बोलते हैं कविवर, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। यह जो शरद ऋतु है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो एक नई साइकिल में आ रहे हैं, नई एक साइकिल से आ रहे हैं। और वो साइकिल जो है बहुत ही नई है, जिससे वो जो है चमकदार लग रहा है। चमकीली मतलब बहुत ज्यादा चमकदार लग रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो शरद ऋतु का जो प्रकृति है, इतना मनमोहक लग रहा है कि एक नई दुनिया आ गई है, या फिर एक नई तरीके से उमंग आ गई है, ऐसा हमको लग रहा है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। जब ये मौसम आ जाता है, शरद ऋतु जो है आ जाती है, तो बच्चे जो है इस मौसम की सुंदरता से वो घर से ऑटोमेटिक निकलने लग जाते हैं। इस प्राकृतिक सुंदरता का मजा लेने के लिए बच्चे जो है घर से निकल जाते हैं। तो उसी को लिखा है, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। ये जो है इतनी सुंदर लग रही है, ये जो मौसम जो है, कि ऐसा लग रहा है कि ये जो मौसम है वो बच्चों को बुला रहे हैं। जबकि ये बच्चे जो है प्रकृति की सुंदरता से, इस ऋतु की सुंदरता से ऑटोमेटिक ही वे लोग जो है बाहर आ जाते हैं खेलने के लिए। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। आकाश को मुलायम बनाते हुए मतलब यह मौसम इतना सुहाना है, इतना कोमल है कि बच्चे जो है अपने ही यहाँ बाहर आ रहे हैं और खेलने के लिए बाहर आ रहे हैं। और आकाश ऐसा लग रहा है कि इस ऋतु ने ही आकाश को मुलायम बना दिया हो, कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। कवि यह बोलता है कि ये जो आसमान को इतना मुलायम बना दिए, यह इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये जो पतंग है वो उड़ सके, बच्चे जो है बाहर में खेल सके और इसका आनंद ले सके। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, कलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक
दुनिया। तो कई बार ये कहते हैं कि यह मौसम जो है इतना अच्छा हो गया है, इतना सुहाना हो गया है कि बच्चे जो है बाहर आ रहे हैं और बच्चों को ये लग रहा है, ऐसा भी लग रहा है, कभी बार यह भी लिख रहा है कि जो पतंग की जो कागज होती है वो सबसे पतली होती है, सबसे हल्की होती है, और जो कमानी उसमें जो बांस की जो पतली जो डंडी लगाई जाती है वो जो है सबसे पतली होती है, और ये जो है बच्चों को बहुत ही मनमोहक लग रही है। और क्या लिखते हैं यहाँ, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यहाँ पे तितलियों का मतलब है पतंग से है। यहाँ अनेक प्रकार से अनेक रंग बिरंगे जो है पतंग वो है उड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी जो नाजुक तितलियां हैं वो आसमान में उड़ रही हैं, आसमान में ये जो है फैल गई हैं। ठीक है, तो इसका जो हम भावार्थ को एक साथ देखते हैं, इसका व्याख्या एक साथ देखते हैं, तो इसका व्याख्या क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि भादो मास जो है चली गई है और उसके साथ तेज बारिश भी चली गई, और खरगोश की आंखों जैसा लाल और सुंदर शरद ऋतु आ गया है। और वो कैसा आया है, पुलों को पार करते हुए आया है। ठीक है, शरद ऋतु की प्रकृति को देख करके ऐसा लग रहा है कि यह जो है ऋतु जो है अपनी चमकदार साइकिल में सवार होकर के घंटी बजाते हुए आगे बढ़ रहा है और बच्चों के मन को जो है मोहित कर रहे हैं, और अपनी लुभावनी प्रकृति से बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद है कि ये जो है बच्चों को इतना आकर्षित कर रहे हैं कि और आसमान को इतना मुलायम और कोमल बना दिए हैं कि बच्चे जो है बाहर निकल के खेल रहे हैं और आसमान में पतंग उड़ा रहे हैं, जो तितलियों के समान दिखाई दे रहे हैं, रंग बिरंगी तितलियों के समान दिखाई दे रहे हैं। ये तो हुआ इसका भावार्थ। ठीक है, अब अगर इसका हम काव्य सौंदर्य देखें, इस पद्यांश में हम काव्य सौंदर्य निकालें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला क्या होगा कि इसमें कविवर ने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। कौन सी बोली का, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें इसके भाव सौंदर्य में हम लिखना चाहें तो जो ये शरद ऋतु का जो प्रकृति है वो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है, और यहाँ जो उड़ने वाली जो पतंग है वो रंग बिरंगी तितलियों के समान दिखाई दे रही है, यह भी लिख सकते हैं हम। इसके काव्य सौंदर्य में अलंकार देखें तो मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, क्या है, कौन सी अलंकार है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया है खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो यहाँ पे खरगोश की आंखों जैसा, तो खरगोश की आंखों जैसा का यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार कैसे होगा, उपमा अलंकार का डेफिनेशन क्या होता है, जब उपमेय और उपमान की गुण के कारण समानता होता है, जब उपमेय और उपमान की जो गुण होता है उसमें समानता दिखाई देने लग जाती है, तब वहां पे क्या हो जाती है, उपमा अलंकार होती है। तो यहाँ पे खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा बोला गया है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और देखें तो इसमें और क्या हो सकता है कि इस काव्यांश का जो भाषा है वो बिंब प्रधान होते हुए भी सहज एवं सरल है। ये बिंब प्रधान क्या होता है मैं आगे वीडियो में और बताऊंगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। तो अभी थोड़ा सा बता देता हूं कि बिंब का अर्थ होता है चित्र, जो क्या होता है हमारी इंद्रियों के कारण से, वो हमारी इंद्रियों से जिस प्रकार से वो पता चलता है, ये चित्र जैसे हमारी इंद्रियों में जैसी बनती है उसको उसके द्वारा हम इनके बिंब को हम पहचानते हैं। इसमें किस प्रकार की चित्र बनती है उसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे।
ठीक है, तो ये तो हुआ इसका व्याख्या। अब इस जो पद्यांश है, ये जो पद्यांश है, इससे अगर कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा उसके बारे में हम देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें यह बन सकता है कि इस कविता में, या फिर इस कविता को दिया जाएगा तो इस पद्यांश में शरद ऋतु का आगमन कैसे होता है। तो आप लिख सकते हैं कि शरद ऋतु अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए और पुलों को पार करते हुए आता है, यह लिख सकते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है कि भादो मास के बाद, यहाँ पे है भादो, तो भादो मास के बाद मौसम में क्या परिवर्तन होता है। भादो मास के बाद मौसम में क्या परिवर्तन होता है। तो क्या परिवर्तन होता है, भादो मास में रात अंधेरी होती है और सुबह में सूरज का लालिमा युक्त प्रकाश होता है और चारों ओर उत्साह का माहौल रहता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि पतंग के बारे में कवि क्या बताया है। प्रस्तुत पद्यांश में पतंग के बारे में कवि ने क्या बताया है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि पतंग के बारे में, प्रस्तुत पद्यांश में पतंग के बारे में कवि ने बताया है कि वह संसार की सबसे हल्की व रंग बिरंगी कागज की बनी होती है और इसमें लगी जो बांस की कमानी सबसे पतली होती है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या बन सकता है, चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि बच्चों की दुनिया कैसे होती है। प्रस्तुत पद्यांश में बच्चों की दुनिया कैसी होती है या कैसे बताई गई है, यह आ सकता है। तो उसमें लिख सकते हैं आप कि बच्चों की दुनिया उत्साह और उमंग भरी होती है। ये आसमान में उड़ती पतंगों को देख करके किलकारियां मारने लगते हैं और सीटियां बजाने लग जाते हैं। ठीक है। इसमें और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कवि ने यहाँ पे प्रातः काल का वर्णन, प्रातः काल का वर्णन किस प्रकार किया है। तो किस प्रकार से किया है आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि कवि ने प्रातः काल के सवेरे का वर्णन करते हुए उसे खरगोश की आंखों के जैसा लाल बताया है। यह प्रातः काल शरद ऋतु का है जो चमकीले इशारों से बच्चों को आमंत्रित करता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि तितलियों की नाजुक दुनिया से कवि का क्या अभिप्राय है। ये है ना, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, तो तितलियों की नाजुक दुनिया से कवि का क्या अभिप्राय है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि तितलियों की नाजुक दुनिया से कवि का अभिप्राय आसमान में उड़ती हुई रंग बिरंगे पतंगों से है। ये पतंगे तितलियों की तरह अनेक रंगों वाली हैं और आसमान में इधर उधर उड़ रही है। ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग दूसरी पद्यांश को पढ़ेंगे। यह पहला पद्यांश इस प्रकार से समाप्त